हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर नंबर 90। आज के चैप्टर में हम बात करेंगे व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री के बारे में। ठीक, यहाँ पे कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। मेरा मानना है कि पहले आप जो है बेसिक एनसीईआरटी की यूट्यूब से किसी भी चैनल से वीडियो देख लें। ठीक, मेरे से देखें या फिर आप अदर चैनल से देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आप जो है बेसिक बुक पढ़ें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो है एक लड़की है एंड उस लड़की की जो है कह सकते हैं लड़की को आधार बना के एक कहानी यहाँ पर दी गई है। ठीक, इसी प्रकार से प्रत्येक चैप्टर में लड़की बोले तो यहाँ पर स्टूडेंट है। ठीक, उस स्टूडेंट को आधार बनाकर कोई एक कहानी दी गई है और उसी के आधार पे जो है पूरा चैप्टर ख़त्म कराया गया है। ठीक, आइए देखते हैं। और इस लड़की का यहाँ नाम बताया गया है जगनी। क्या नाम? जगनी। ठीक, जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठे थी। ठीक, आगे बात की जा रही है स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, शोख रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी ठीक से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। सही बात है, प्रत्येक बच्चे को ये सारी बात चीज़ें अच्छी लगती हैं। ठीक, अगर हम आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार ठीक बसों और ट्रकों पर आते थे। आगे बात की जा रही है और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। ठीक, मेला में लगने वाली प्रत्येक दुकान टेम्पररी होती है। बस ट्रक में आते हैं, ठीक है ना, दिन में मेला में दुकान लगाई, ठीक है ना, अपना माल सेल किया और उसके बाद रात में वापस चले गए। ठीक, आगे बात की जा रही है जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। ठीक, उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। कौन थे? व्यापारी थे, और वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे, फिर उन्हें मेला में आके बेच दिया करते थे। ठीक, आगे बात की गई है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। ठीक, तो आइए डिस्कस करते हैं। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के कोले सॉरी यहाँ पे बात की जा रही है उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ, ठीक, खास तौर से इनकी कटोरियाँ थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक परास्थल से मिले हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ठीक, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें लाकर जो है अलग अलग जगहों पर बेचा करते थे। ठीक, देखो सेम मेला वाले यहाँ पर कहानी को डिस्कस किया गया है। जिस प्रकार से एक व्यापारी जो है जहाँ से बर्तन खिलौने आदि बनते हैं वहाँ से खरीद के एक दूसरी जगह पर जहाँ मेला लगता है वहाँ पर व्यापारी जो है सेल करते हैं। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे जो प्राचीन काल में जो खूबसूरत बर्तन कटोरियाँ, ठीक है ना, थालियाँ आदि पाए गए हैं उपमहाद्वीप के अनेक परास्थलों से मिले हैं। ठीक, कहने का मतलब ये पूरा उपमहाद्वीप है, यहाँ पर मान के चलो बनते थे और यहाँ पर मिले हैं। ठीक, इसके जो है प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ से ये अनुमान लगाया गया कि प्राचीन काल में भी इस प्रकार के व्यापारी हुआ करते थे। ठीक, आगे बात की जा रही है दक्षिण भारत जो है सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च इम्पोर्टेंट है, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत बोले तो ये पूरा, ठीक है ना, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है ना, ऊपर ये पूरा रीजन, ठीक है ना, जिसमें आपका गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है ना, इधर आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये पूरा रीजन। पश्चिम बंगाल खैर नहीं आएगा, यहाँ तक उड़ीसा आंध्र प्रदेश तक रहेगा। ठीक, यहाँ पर जो है विशेषकर काली मिर्च और जो है कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक, और इसमें जो है अगर हम बिल्कुल सटीक बात करें दक्षिण भारत में तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु ये 3 स्टेट इंपॉर्टेंट है जहाँ पर इन चीज़ों का व्यापार होता था। ठीक, आगे बात की जा रही है काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे जो है काले सोने के नाम से बुलाते थे। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में किस नाम से
जानते थे या किस नाम से बुलाते थे। ठीक, तो दैट इज काला सोना। ठीक, आगे बात की जा रही है व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। ठीक, आगे बात की जा रही है दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो आगे बात की जा रही है कि क्या तुम बता सकती हो, यहाँ लड़की यानी कि स्टूडेंट को पूछा गया है, क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचे होंगे। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल है ये सिक्के जो है व्यापारियों के माध्यम से पहुँचे। ठीक, यहाँ पे एक कविता दी गई है, तो हम कविता में बहुत ज़्यादा नहीं टाइम खराब करेंगे। व्यापार से जुड़ी एक कविता। ठीक, व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविता में भी मिलते हैं। ठीक, नीचे लिखी कविता में जो है पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पोहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। ठीक, यहाँ पर कविता है, आप इस कविता को स्वयं देखना। एंड आगे बात की गई है म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमत आयात। ठीक है, ये अंतिम पंक्ति है कविता की। कविता में उल्लिखित लिखी गई चीज़ों को एक सूची बनाओ और क्या तुम बता सकते हो कि इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा, कब, प्राचीन काल में। ठीक, आगे अगर हम देखें तो आगे यहाँ पे बात की गई है व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोजे निकाले। ठीक, इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। आगे बात की जा रही है नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से वह उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में जियोग्राफी में पढ़ा होगा के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। ठीक, आगे बात की जा रही है समुद्र तटों से लगे राज्य। ठीक है, ये समुद्र हो गया, जैसे केरल हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, ऊपर गोवा हो गया। ठीक, यहाँ पर तमिलनाडु हो गया, तो समुद्र तट से लगे राज्य। इसके साथ ऊपर महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक, आगे यहाँ पे बात की गई है कि इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में, ठीक, ये दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। ठीक, नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान जो है सबसे उपजाऊ मैदान है। ठीक, आगे बात की जा रही है मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। ठीक, आगे बात की जा रही है संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है मूवेंदार, जिसका अर्थ तीन मुखिया है। ठीक, मूवेंदार तमिल शब्द है और जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए हुआ करता था। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो आगे ये बात की जा रही है ये चोल, चेर तथा पांड्य, याद कर लेना, चोल, चेर, पांड्य। ठीक है ना, ये संगमकालीन राजा हैं। ठीक है ना, इसको याद कैसे करना है, चो चे पा, ऐसे याद कर लो, चो चे पा। ठीक है ना, चोल, चेर और पांड्य काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे और ये जो है दक्षिण भारत के राजा हुआ करते थे। ठीक, राजा नहीं, इन राज्य हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में था। ठीक, और दूसरा जो अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह छह केंद्रों में से दो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते थे। आगे बात की जा रही है एक चोलों का पत्तन जो है पोहार या कावेरी पट्टनम और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय, ठीक, यहाँ इम्पोर्टेंट है, मुखिया लोगों से जो है कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ठीक, किसकी मांग करते थे, उपहारों की, और उपहार में जो है कई प्रकार की चीज़ें दी जाती थी। ठीक, जैसे आगे बात करेंगे कभी कभी अपने सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लेते थे। ठीक,
आगे बात की जा रही है, इनमें से कुछ जो है धन वे अपने पास रख लिया करते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों, कवियों के बीच जो है बांट लिया करते थे। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो आगे बात की जा रही है अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा की, ठीक है, जो कविताएं लिखी हैं, ठीक, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। आगे बात की जा रही है, इसके लगभग 200 वर्षों के बाद जो पश्चिमी भारत ये वाला वेस्ट वाला भारत, ठीक, पश्चिमी भारत मानचित्र 7 आगे बात की गई है, तो पश्चिमी भारत में जो है सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। ठीक, किसका? सातवाहन राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। ठीक, सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, गौतमी पुत्र सतकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ, ठीक है ना, उसकी माँ का नाम था गौतमी बलश्री द्वारा दान किए एक अभिलेख से पता चलता है। ठीक, और सातवाहन वंश के इसी राजा ने जो है सर्वप्रथम कांच के सिक्के चलवाए थे। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। ठीक, क्या दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे? दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ था दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक, पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। आगे बात की जा रही है, श्री सातकर्णी ने जो है पूर्वी, पश्चिमी और जो है दक्षिणी, देखो पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। आगे बात की गई है, क्या तुम बता सकती हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहते थे? ठीक, आगे बात की गई है रेशम मार्ग की कहानी। ठीक, इसकी रेशम मार्ग की कहानी क्या है? कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से ये रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। ठीक, रेशमी कपड़ों की जो क्वालिटी थे, कीमती होने का रीजन क्या था? चमकीले थे, चिकने हुआ करते थे और मुलायम हुआ करते थे। इसकी वजह से रेशमी कपड़े कीमती हुआ करते थे और इसीलिए ये कपड़े जो है राजा महाराजा जनरली पहना करते थे और इनकी डिमांड भी काफ़ी थी। ठीक, रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक, रेशम के कीड़े से, अब यहाँ पे बात की जा रही है रेशम के कपड़ों के बारे में। ठीक, और रेशम का कपड़ा किस प्रकार से बनाया जाता है इसके बारे में। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे जो है कपड़ा बनाया जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि रेशम का जो आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो उसका आंसर होगा चीन में। ठीक, और कितने साल पहले हुआ? 7000 साल पहले। आगे बात की जा रही है कि इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक जो है बाकी दुनिया से छुपाए रखा था। तकनीक विकसित कर ली किसने? चीन ने, लेकिन बाकी दुनिया को नहीं बताया था। ठीक, पर और वो भी देखो कितना टाइम, हजारों वर्षों तक। पर चीन से पैदल चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ जो रेशमी कपड़े भी ले जाया करते थे। ठीक, जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रास्ता, ठीक है ना, वह रास्ता जो है रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक, आगे बात की जा रही है, कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया, ठीक, एशिया के पश्चिम साइड और चीन। ठीक, जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया के पश्चिम में ईरान पड़ता है। ठीक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके इधर साइड में ईरान पड़ता है। और पश्चिमी एशिया, एशिया ये पूरा रीजन हो गया, तो एशिया के पश्चिम में पड़ेगा ईरान। ठीक, के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े बेचते थे। ठीक, यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी हुई और भी पश्चिम की ओर यह फैल गई। ठीक, यानी कि जो चीन में रेशम का कपड़ा बनते थे और रेशम के कपड़ों को ईरान में जो है ये भेजते थे उपहार के रूप में। तब ईरान को पता चला
कि चीन में रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक, और फैल गए, ठीक। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया। किसके बीच में बन गया? रोम के शासकों के बीच में, और जो है रोम के जो धनी लोग थे इनके बीच में, ठीक। रेशम का कपड़ा पहनना फैशन बन गया, ठीक। आगे बात की जा रही है शासकों और धनी लोगों के बीच, क्या शासकों और धनी लोगों के बीच में जो है रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। अभी पढ़ा था। इसकी जो है कीमत बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक, क्योंकि चीन से क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और जो है रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। ऐसे मान लो ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो जाता था। यहाँ पे चीन, ठीक है, यहाँ पे ईरान, चीन से ईरान में गया कपड़ा, ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ेगा, तो इसलिए इनकी कीमत बढ़ गई। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे, ठीक। आगे जो मानचित्र है इसमें बात की गई है, ठीक। तो इसमें जो है सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं उसकी शाखाओं को जो है दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर शुल्क तथा तोहफे के जरिए जो है लाभ मिलता था, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो आगे बात की जा रही है इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा करनी पड़ती थी। देखो चीन का ये रास्ता था, ठीक है ना, और यहाँ से ये रास्ता करीब ईरान तक जाता था, ठीक। अब रास्ते में क्या क्या रिस्क थे, ठीक। एक रिस्क था, या कह सकते हैं शुल्क खर्चा था, शुल्क देना पड़ता था रास्ते में, ठीक, जैसे चुंगी शुल्क बोल सकते हैं, ठीक। इसके साथ रास्ते में जो है और लुटेरे चोर बदमाश भी मिल जाते थे, तो इनसे बचने के लिए भी सुरक्षा करनी पड़ती थी। कई बार लूट लिए भी जाते थे, ठीक। इसके साथ जब हाथी घोड़ों पे उस समय रास्ता तय किया जाता था, तो हाथी घोड़े के खाने के लिए भी उचित प्रबंध करना पड़ता था, उससे भी जो है खर्चा पड़ता था, ठीक। आगे बात की जा रही है करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था, ठीक। मध्य एशिया, एशिया के मध्य में सेंट्रल एशिया में आज की डेट में 5 देश आते हैं, ठीक। और पश्चिमोत्तर भारत, ये पूरा भारत हो गया, ठीक। और पश्चिम और उत्तर, ये वाला भारत, ठीक। पश्चिमोत्तर भारत पर जो है इनका शासन था। आगे बात की जा रही है पेशावर और मथुरा, ठीक। इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे उस समय। पेशावर पाकिस्तान भारत का ही पार्ट था, ठीक। तो दो मुख्य केंद्र थे, पाकिस्तान का पेशावर और इंडिया का मथुरा, ठीक। इंडिया का मथुरा यूपी में पड़ता है। ये जो है मुख्य केंद्र थे, ठीक। आगे बात की जा रही है तक्षशिला भी जो है इनके ही राज्य का हिस्सा था। तक्षशिला इन्हीं के राज्य का हिस्सा है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में है? तो पाकिस्तान में, और इसके जो है जो शिक्षक थे और इनका नाम था चाणक्य, ठीक। और आपको पता होगा कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। आगे सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। आगे बात की जा रही है इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा जो है मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में, ठीक, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने में कुषाण थे। कौन थे? कुषाण थे, ठीक। और सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी जो है इनका उपयोग करते थे, ठीक। सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाणों ने जारी किए, याद कर लेना। एंड इसके बाद जो कुषाणों के द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों का प्रयोग जो है इस रूट पर चलने वाले व्यापारियों के द्वारा किया जाता था। और रूट कौन सा है? चीन से जो ईरान तक गया था, ठीक। आगे बात की जा रही है सिल्क रूट पर तो गाड़ियों का उपयोग करना कठिन क्यों होगा, ठीक। क्योंकि रास्ते में पहाड़ी पर्वत पड़ते थे, इसलिए गाड़ियों का प्रयोग करना कठिन था, ठीक। आगे बात की जा रही है बौद्ध धर्म का प्रसार, ठीक। तो बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार से हुआ? कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क, याद कर लेना। देखो कुषाण वंश, कुषाणों ने, ठीक है ना, सोने के सिक्के चलाए
और व्यापारियों ने प्रयोग किए सोने के सिक्के। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा जो है कनिष्क था, और कनिष्क ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक, आगे बात की जा रही है उसने जो है करीब 1900 साल पहले, कब 1900 साल पहले, 1900 साल पहले शासन किया था। अब से मान के चलो 2000 साल पहले शासन किया था किसने? कनिष्क ने। ठीक, और कनिष्क ने जो है यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक, उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। ठीक, कनिष्क ने बौद्ध परिषद का गठन किया और इसमें बौद्ध परिषद में महत्वपूर्ण विद्वान इकट्ठे हुआ करते थे और जो है आपस में विचार विमर्श किया करते थे। ठीक, बुद्ध की जीवनी, आगे बात की जा रही है बुद्ध की जीवनी। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्ध की जीवनी का नाम बताएं। ठीक, बुद्ध चरित्र है और के रचनाकार जो है कवि अश्वघोष। ठीक, कनिष्क के दरबार में रहते थे। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, बुद्ध की जीवनी का नाम है बुद्ध चरित्र और इसके रचनाकार है अश्वघोष। ठीक, और अश्वघोष, एक और क्वेश्चन बन गया अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? ठीक, तो ये जो है आपके कनिष्क के दरबारी कवि थे। बुद्ध की जीवनी का नाम बुद्ध चरित्र। ठीक, और बुद्ध चरित्र के रचनाकार थे अश्वघोष कनिष्क के दरबारी थे। 3 क्वेश्चन बन गए। इसी प्रकार से एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों से अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। ठीक, आगे बात की जा रही है इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हो गया था। ठीक, ये बौद्ध धर्म है। ठीक, और बौद्ध धर्म को 2 भागों में बट गया था, एक महायान, ठीक, और एक जो है आपका हीनयान। ठीक, तो यहाँ पे बात की जा रही है इस समय जो बौद्ध धर्म की एक नई धारा, ठीक है, महायान का विकास हो गया था और इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी और मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से जो है अधिकांश, याद कर लेना, इनमें से अधिकांश मथुरा में, ठीक है ना, तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। ठीक, क्वेश्चन जनरली जो है मथुरा वाला आ जाता है कि बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति कहाँ बनाई गई? मथुरा में बनाई गई। ठीक है ना, और तक्षशिला में बनाई गई, वो पाकिस्तान पड़ता। ठीक, आगे बात की जा रही है दूसरा परिवर्तन बौद्ध सत्व में आस्था लेकर आया, और बौद्ध सत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। ठीक, एकांत वास करते हुए ध्यान साधना करते थे। आगे बात की जा रही है लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही ठीक रहना समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, इसमें चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी, ठीक है ना, तक भी फैल गई। आगे बात की जा रही है बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और जो है दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में जो है दर्जनों गुफाएं खोदी गई। ठीक, यहाँ पर जो है बात की जा रही है, देखो, बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। ठीक, देखो यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं बाएं। यहाँ पे बात की जा रही है मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है। ठीक, और दाएं जो है तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का चित्र है। ठीक, इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानताएं और क्या क्या अंतर है। ठीक, तो ये दोनों की बात की जा रही है, एक ये और एक ये। ठीक, आइए आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे बात की जा रही है इनमें से कुछ गुफाएं जो है राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी। ठीक, तो कुछ गुफाएं जो है व्यापारियों और कृषकों के द्वारा बनाई गई थी। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी तट घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। पश्चिमी घाट का दर्रा ये वाला, ठीक, के पास बनाई गई थी।
आगे बात की जा रही है दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जो है जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी जो है इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। ठीक, यात्रा करने वाले जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, ठीक है, भिक्खु बोलते हैं, और ये इन्हीं गुफाओं में रुके करते थे। ठीक, आगे बात की जा रही है बौद्ध धर्म जो है दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक, देखो ये दक्षिण हो गया और ये पूर्व हो गया, तो इस रीजन में जो है बौद्ध धर्म फैला था, जिसमें जो है आपका श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशियाई के अन्य भागों में भी फैला। आगे बात की जा रही है थेरवाद नामक जो है धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ठीक, बौद्ध धर्म का ही एक हिस्सा है वो है थेरवाद। ठीक, इस प्रकार से जो काले गुफा महाराष्ट्र में, कारले की गुफा ये महाराष्ट्र में बनी है और ये भी जो पत्थर से बनी गई है। ठीक, तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा क्या क्या थी, तो यहाँ पे जो तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें जो है व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। ठीक, काफिलों का मतलब है जब व्यापारी जाते थे तो एक साथ कई व्यापारी या सैकड़ों व्यापारी चलते थे। ठीक, उसी को काफिला बोलते हैं। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ जो है यात्रा करने निकल पड़ते थे। ठीक, ये तो व्यापारी का तो मेन ऑब्जेक्ट था व्यापार करना, और तीर्थयात्रियों का मेन ऑब्जेक्ट था उस जगह पे जाके घूमना फिरना, उस जगह की चीज़ों को देखना। ठीक, तो व्यापारी और जो है आपके तीर्थयात्री दोनों लोग इकट्ठे होकर चलते थे। इसका फ़ायदा ये होता था और वो ये कि लुटेरों से आसानी से बचा जा सके। ठीक, तीर्थयात्री वे स्त्री या पुरुष हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। तो ये तो आज की डेट में भी होता है तीर्थयात्रियों वाला। ठीक, आगे बात करें, आगे बात की जा रही है इसी तरह जो है भारत की यात्रा पर आया चीन। देखो अब हम बात करेंगे चीनी यात्री यानी कि यात्रा पे आने सॉरी भारत की यात्रा करने वाले विदेशी लोग। ठीक, तो यहाँ पे जो है चीनी बौद्ध यात्री तीर्थयात्री का नाम है यहाँ फा सियन, काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक, वह करीब 1600 साल पहले भारत में आया था और स्वयं सांग 1400 साल पहले भारत में आया था। ठीक, तो पहले फा सियान आया था और उसके बाद जो है सेन और सांग आया था। ठीक, आगे बात की जा रही है और उसके करीब 50 साल बाद हित्सिंग आया था। ठीक, 3 चीनी यात्री आए थे। सबसे पहले एफ आया फायान। ठीक, फिर आया इत्सिंग, ये स्वयं तान सांग बोल रहे, और सबसे बाद में आया था इत्सिंग। ठीक, तो इत्सिंग में आई बना लो तो इसको याद कर लो FSI। ठीक, FSI। ठीक, सबसे पहले फायान, फिर स्वयं सांग और सबसे लास्ट में जो है इत्सिंग भारत में आया था। और ये तीनों लोग जो है चीन के यात्री थे। ठीक, वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को लिए जो है भारत से आए थे। ठीक, इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है और इन्होंने जो अपनी यात्रा के दौरान हुई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। ठीक, इन यात्राओं के कई वर्ष लग जाते थे। ठीक, आज की तरह तो आज गए और 10 दिन बाद रिटर्न हो गए, लेकिन उस समय की यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। ठीक, जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा, ठीक, उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। ठीक, आगे बात की जा रही है फा सियान चीन वापस कैसे लौटा। ठीक, चीन आ गया और चीन वापस लौटने की कहानी यहाँ पे बताई गई है। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो है फाय सियान ने, ये फायान पढ़ेंगे। ठीक, फायान ने अपनी घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। ठीक, कहाँ से शुरू की थी? वापस जाने के लिए बंगाल से। ठीक, वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। ठीक, व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फा सियन, ठीक है ना, ने भी अपने
सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका, जिन्हें उसने अपनी जो है भारत यात्रा के दौरान संकलित मतलब इकट्ठा किया था। ठीक, अंततः 13 दिनों बाद जो आंधी रुकी, उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। ठीक, समुद्र असीम है। देखो, समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है। ठीक, आगे बात की जा रही है पूर्व किधर है और जो है पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रूख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। ठीक, आगे बात की जा रही है जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा समय लग गया। ठीक, आगे बात की जा रही है वहाँ वह 5 महीने तक रुका, 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंच गया। ठीक, तो इस प्रकार से जो है वो है। ठीक, वह कौन? फायान भारत से वापस लौटा। ठीक, फायान द्वारा तय किए गए रास्ते को ढूंढो, और फायान द्वारा अपनी पांडुलिपियों और मूर्तियों को कहना ही फेंकना चाहता था। ठीक, क्योंकि उसने भारत में यात्रा के दौरान उन सभी को इकट्ठा किया था, एंड वह अपने देश जाकर इन सब के बारे में बताना चाहता था कि भारत किस प्रकार का है। ठीक, आगे बात की जा रही है स्वयं सांग। ठीक है ना, अब यहाँ पर भूमार्ग से उत्तर पश्चिम, ठीक, उत्तर और पश्चिम और जो है मध्य एशिया से होकर जो है चीन वापस लौटा था। उसने सोने चांदी, देखो फायान तो नीचे समुद्र के मार्ग से लौटा था। ठीक, और यहाँ पे जो ये स्वयं सांग के बारे में बात की जाए तो ये ऊपर से भूमार्ग से होके चीन में लौटा था। चीन तो यहीं पे तो है ना, मान लो ये इंडिया का मैप है। ठीक, तो उसने जो सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी हुई बुद्ध की मूर्तियाँ और जो 600 से भी अधिक पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। ठीक, 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया था, और पर इसमें से कई 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी जो है नाव उलट गई थी। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में जो है लगा दिया था। आगे बात की जा रही है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। ठीक, तो इसे भी देख लेते हैं। ठीक, तो नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। ठीक, स्वयं सांग तथा अन्य तीर्थ यात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया था। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं, जिन्हें जो है सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों के विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। ठीक, नए आगंतुकों मतलब आने वाले व्यक्तियों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। आगे बात की जा रही है उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को जो है सही उत्तर दे पाते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है कि 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो केवल एक या दो लोग ही अंदर जाते थे। ठीक, आगे बात की जा रही है स्वयं सांग नालंदा क्यों पढ़ना चाहता था, इसका जो है कारण बताओ। ठीक, यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की बात की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय देखो, ये नालंदा विश्वविद्यालय मान के चलो। ठीक, यहाँ पर इसके गेट पे जो है ना जो लोग बैठते थे, ठीक है ना, वो द्वारपाल मान लो कोई स्टूडेंट जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए आया। ठीक, तो इस स्टूडेंट से करीब 10 सवाल पूछे गए। ठीक, और 10 सवाल में से मुश्किल से ये 2 या जो है 3 सवालों को ही दे पाता था उत्तर। ठीक है ना, बाकी को नहीं दे पाता। तो जनरली कह सकते हैं या एंट्रेंस एग्जाम था। ठीक, जब तक सवालों के जवाब नहीं दोगे तब तक इस विद्यालय में एंट्री नहीं हुई, और जब तक एंट्री नहीं हुई तब तक इसका जो है एडमिशन नहीं हुआ। ठीक, आगे बात की जा रही है भक्ति की शुरुआत। ठीक, किसकी? भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों जो है देवी देवताओं की पूजा का भी चलन शुरू हो गया था। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें जो है शिव, विष्णु और दुर्गा, याद कर लेना, शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे कई देवी देवता शामिल हो गए। ठीक, आगे बात की जा रही है इन देवी देवताओं की पूजा जो है
भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। और भक्ति जो है उस समय काफ़ी लोकप्रिय या प्रचलन की परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति जो है श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। ठीक, भक्ति का पथ जो है सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या फिर जो है गरीब हो, ऊंची जाति का हो या फिर नीची जाति का हो, स्त्री हो या फिर पुरुष। यहाँ पे बात की जा रही है बेसिकली समानता के बारे में। भक्ति का मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुल गया था। ठीक, जिसमें ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, ठीक, स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्धों, बच्चों, सभी लोग भक्ति कर सकते थे। ठीक, अपनी आस्था अपने भगवान में रख सकते थे। यहाँ पर बात की जा रही है वैदिक काल के बारे में। जैसे ही वैदिक काल समाप्त हो गया और उत्तर वैदिक काल आया, तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के लिए, नीची जाति के लोगों के लिए, ठीक है ना, ये प्रतिबंध लग गया था कि अब जो है भक्ति नहीं कर सकते, भगवान की पूजा नहीं कर सकते। बहुत सारे प्रतिबंध लग गए थे, उन सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, आगे यहाँ पे बात की जा रही है भक्ति मार्ग की चर्चा जो है हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में भी की गई। ठीक, भगवत गीता महाभारत अध्याय 11 देखो का एक हिस्सा। ठीक, ये पूरा महाभारत है, याद कर लेना, पूरा महाभारत है। महाभारत का अध्याय 11 जो है ये भगवत गीता के नाम से। ठीक, जैसे एनसीईआरटी में अध्याय, ठीक इसी प्रकार से पूरे महाभारत में अध्याय 11 जो है भगवत गीता के नाम से। ठीक, इसमें जो है भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों का छोड़कर जो है उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है पूजा का यह रूप जो है धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। ठीक, आगे बात की जा रही है भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ के बजाय जो है ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर दिया करते थे। ठीक, भक्ति मार्ग जो है अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने जो है आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसीलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में ही जो है हो सकते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी के रूप में हो सकते हैं। जैसे जैसे आप जो है इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिल गई। ठीक है, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगी, और जो मूर्तियां कलाकारों के द्वारा तैयार की गई उन्हीं को ओरिजिनल रूप में भगवान मान लिया गया। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है वराह के रूप में विष्णु अवतार। ठीक, तो यहाँ देखते हैं वराह के रूप में विष्णु एरर। ठीक है, मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु की वराह अवतार या वराह की रूप है। ठीक, और आगे बात की जा रही है पुराणों के अनुसार अध्याय 11 में बात की गई है के अनुसार जो है जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया। ठीक, तो यहाँ पे बात की जा रही है, देखो ये मूर्ति भगवान विष्णु की है और ये वराह अगर हम बात करें तो ये सुअर, ठीक है ना, सुअर के मुंह के रूप में विष्णु ने वराह अवतार लिया था, और जिसमें विष्णु ने पृथ्वी को बचाया गया, और ये जो स्त्री है यह पृथ्वी का रूप है। ठीक, इस प्रकार से पृथ्वी को बचाया गया। ठीक, आगे अगर बात करें तो आगे बात की जा रही है भक्ति। तो इसमें जो बात की गई है वो देखते हैं। भक्ति जो है भज शब्द से बना है। ठीक, किससे बना है? भक्ति जो है भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ जो है विभाजित करना या एक हिस्सेदारी होता है। ठीक, इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति एक झुकाव है। भगवत का अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ जो बांटता है। याद कर लेना, भगवत का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जो अपने ऐश्वर्य सुख को अपने भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भग का जो है हिस्सेदार होता है। ठीक, आगे बात की जा रही है एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। देखते हैं कविता क्या कह रही है। तो यहाँ पे जो है बात की जा रही है अधिकांश भक्ति साहित्य अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि जो है धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती है। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त
अप्पार, क्या नाम है, अप्पार द्वारा तमिल में लिखी गई एक कविता का यह एक अंश है। अप्पार का वेल्लाल अध्याय 8। ठीक, नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी। आगे बात की जा रही है, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूँगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। ठीक, तो ये जो है जो अप्पार भगवान शिव का भक्त था उसके द्वारा लिखी कविता है। ठीक, आगे बात की जा रही है, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था। ठीक, इसलिए विशेष जगहों पर ही जो है इनकी मूर्तियों को देखा जा रहा था। ठीक, रखा जा रहा था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगे। ठीक, आगे बात की जा रही है, भक्ति परंपरा ने जो है चित्रकला, शिल्पकला और जो है स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। ठीक, आगे यहाँ पे अंत में बात की जा रही है हिंदू शब्द के बारे में। ठीक, यहाँ इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हिंदू शब्द जो है इंडिया शब्द की एक तरह की सिंधु या इंडस से निकला शब्द है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा और ईरानियों द्वारा दोनों के द्वारा जो उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। ठीक, मान लो ये सिंधु नदी है तो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। ठीक, यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा जो है सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था और वो जो बाद में जो हिंदू बन गया और हिंदू से ही हिंदू धर्म बन गया। ठीक, बल्कि हिंदू धर्म नहीं है, वो सनातन धर्म है। ठीक, अन्यत्र में यहाँ पे बात की जा रही है, करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ था। 2000 साल पहले एशिया के पश्चिम में ये साइड वेस्ट साइड में जो है ईसाई धर्म का उदय हुआ था। ईसा मसीह का जन्म जो है बेथलहेम, याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ईसा मसीह का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। ये जो है बेथलेहम में हुआ था। ठीक, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक, आगे बात की जा रही है, ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने जो है दूसरों को प्यार देने और उसी तरह जो है दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया था, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। ठीक, आगे बात की जा रही है, बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। इसका एक अंश दिया गया। ठीक, धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें जो है दया मिलेगी। ठीक, आगे बात की जा रही है, धन्य है वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ठीक, आगे बात की जा रही है, ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को जो है बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर जो है भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से आए थे। ठीक, आगे और अंत में बात की जा रही है, केरल के ईसाइयों को जो है सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। ठीक, केरल में आज भी लोग ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। इन ईसाई धर्म के लोगों को जो सीरियाई ईसाई कहते हैं और ये विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। ठीक, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। चैप्टर के सार के रूप में यहाँ कुछ प्रमुख तिथियों के बारे में बात की गई है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। रेशम बनाने की कला जो आज से 7000 साल पहले हुई थी। चोल, चेर और पांड्य, ठीक है ना, इसको हमने याद किया था चो, चे और पा के नाम से। ठीक है ना, और ये जो काल है या फिर ये इन राजाओं का काल है 2300 साल पहले का। ठीक, और आगे बात की जा रही है, रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले थी। ठीक, कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले था। फायान, ठीक है ना, या फायान बोलते हैं, जनरली फायान लिखा देखा उसका। ठीक है ना, भारत का आगमन करीब 1600 वर्ष पहले था और स्वयं सांटिक की भारत यात्रा, अप्पार की शिव स्तुति की रचना जो करीब 1400 साल पहले की गई थी। ठीक।